हेलो एस्पिरेंट्स, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ आरएम प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत मजे में भी होंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे मार्जिनलाइज, जो हमारी सोसाइटी का एक सेक्शन है, आदिवासीज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, जो माइनॉरिटीज भी हैं, उनको उनके राइट्स कैसे प्रोवाइड करे गए हैं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। इसके जरिए हमने आर्टिकल 14 भी पढ़ लिया था और आर्टिकल 15 भी हमने कवर कर लिया था। और आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा लॉ एंड सोशल जस्टिस। आपको यह पता है कि जब भी पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगा, यह देखकर बनाएगा और उन लोगों के लिए बनाएगा जिनके ऊपर इनजस्टिस हो रहा है, जिनके कहीं ना कहीं अधिकार छीने जा रहे हैं। जैसे विमेंस के ऊपर काफी सारे डोमेस्टिक वायलेंसेस के केस हो रहे थे, तो उनके लिए कानून बना दिया गया। लोगों को प्रॉपर वेजेस नहीं प्रोवाइड होते, यानी एक सैलरी नहीं मिल रही थी उनको, गवर्नमेंट ने वो देखकर कानून बना दिया। तो कानून जो बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। और आज की क्लास वही होने वाली है, जहां पे हम लोग केस स्टडी भी पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग और भी बाकी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 23 एंड 24 के बारे में हम लोग आज कवर करेंगे। जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, उद्योगपति हो गए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वो उनको वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। अब जब उनको पता है कि ये जो वर्कर्स हैं, इनको बहुत ज्यादा नीड है काम की, अगर हम इनको 300 रुपए का बोला है, इनको 200 रुपए भी दे देंगे तब भी ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसके जरिए उन गरीब लोगों के राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं इनजस्टिस की जा रही है उनके राइट्स से, कहीं ना कहीं उनके राइट्स को डिनाई करा गया है। तो जो दो केस स्टडी हम लोग पढ़ेंगे, केस स्टडी 1 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मार्केट सिचुएशन की क्या क्या प्रॉब्लम है और लॉ की नीड कैसी पड़ी। केस स्टडी 2 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कि जो कानून बनाया गया है वो इंप्लीमेंट कैसे हुआ है। ठीक है, वो जो कानून बना है वो इंप्लीमेंट कैसे हुआ है। तो देखो, पहले एक केस स्टडी हम लोग देखते हैं। तो इस केस स्टडी में जो भी प्राइवेट कंपनीज हो गई हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, जो भी बिजनेस पर्सन हो गए, वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए कहीं ना कहीं जो वर्कर्स रहते हैं उनके राइट्स को डिनाई कर देते हैं। डिनाई कैसे करेंगे उनके राइट्स को? उनको कम पैसा देकर, जो कि इल्लीगल है कानून की नजर में। अब सरकार को पता लगी कि भाई इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो अब हमको कहीं ना कहीं चीजें कंट्रोल में लानी पड़ी। कंट्रोल में कैसे लाएंगे? कानून के थ्रू। और कौन सा कानून वो लाए थे? मिनिमम वेजेस का, जहां पर एक स्टैंडर्ड, एक लाइन मेंटेन करके रख दी थी कि 300-400 रुपए आपको मिलेंगे। जो भी इंसान, जो इस भारत का नागरिक है, उसको 300-400 रुपए तो मिलेंगे अगर वो 7 से 8 घंटे काम कर रहा है। 300 और 400 से अगर पैसे कम दिए किसी ने, तो यानी उनका राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, यानी कानून का उल्लंघन हो रहा है। अब इसके जरिए हमने यह देखा है कि कुछ अभी भी बच्चे ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अब जब भी कोई एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है, जब भी कोई डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो उसके लिए प्रावधान डाले गए, प्रोविजंस डाले गए आर्टिकल्स के थ्रू फंडामेंटल राइट्स में। तो हमें यह पता है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं आर्टिकल 11 से लेकर आर्टिकल 35 तक होते हैं। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो हमारा है, वो हमारा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में आता है हमारे। जहां पर लोग जो हैं, जहां पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो हजार्डस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कैसे उनकी आंखें खराब होती हैं, कैसे उनका जो ब्रेन है वो स्लो प्रोसेस करने लगता है, क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशंस कहीं ना कहीं डिटोराइट हो रही होती है। तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन हम लोग कवर करेंगे और राइट टू लाइफ भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। लॉज जो बनाए जाते हैं, पहले कानून बना दिया, फिर दूसरे में हम लोग देखेंगे कि कानून इंप्लीमेंट कैसे किए जाते हैं। जैसे लोगों को प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे थे, तो एक बना दिया गया मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट में यह बोल दिया गया था कि यह एक लाइन है, इसके नीचे पैसा नहीं दिया जाएगा।
₹300 है तो ₹200 नहीं दे सकते, मिनिमम ₹300 तो आपको देने पड़ेंगे। अगर 1000 है तो मिनिमम 1000 आपको देने पड़ेंगे। वेजेस जो होने चाहिए वो स्पेसिफाइड मिनिमम वेज से नीचे नहीं होने चाहिए। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं, वैसे ही सरकार इस मिनिमम वेजेस एक्ट में जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट फिक्स कर रखा है उसको बढ़ा देती है, उसको इंक्रीज करती है। और ये ईयर टू ईयर ये चलता रहता है, ठीक है, ईयर टू ईयर चलता रहता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि मिनिमम वेजेस एक्ट में सिर्फ वेजेस के बारे में बात करिए, इसमें वर्कर्स के लिए बात करिए। इसमें यह भी बोला गया है कि ये वर्कर्स हैं, इनको इतना पैसा मिलना चाहिए, और जहां पर ये काम करेंगे वहां का वर्क प्लेस एनवायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, भगवान ना करे आग लग गई, तो वहां पर प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर वहां पर मशीनरीज होनी चाहिए जो फंक्शन करती रहनी चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, और अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए जो प्रॉपर पहले ही अलार्म कर देगी, लोगों को अलर्ट कर देगी कि आप एग्जिट कर जाइए बिल्डिंग से। तो ये जो सारी कंडीशंस आती हैं ये उस कानून में मेंशन होती है, और ये जो बनाए जाते हैं ये लोगों की जरूरतें देखते बनाए जाते हैं कि ये तो होना चाहिए, इतना अधिकार तो लोगों को मिलना ही मिलना चाहिए। अब जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े कंपनीज हो गई हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गए, तो वो मैं अभी किसी कंपनी का नाम लेके उसको डिफेम नहीं करना चाहूंगा, तो आप बस एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। कोई बड़ी कंपनी है, उसने कोई गुड्स बनाए, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल कोई च्यवनप्राश का कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है ना, या कोई साबुन का कोई प्रोडक्ट बनाया। उसका मेन एम सिर्फ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, उसका यह होना चाहिए कि जो भी मैं गुड दे रहा हूं, जो भी मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। प्रॉफिट के बेसिस पर आप किसी को हार्म नहीं कर सकते हो, ठीक है, प्रॉफिट के बेसिस पर आप किसी के हार्म नहीं कर सकते हो। लॉ ये भी कहता है कि जो गुड्स की क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जाए, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए, और कहीं ना कहीं जो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को, उसके राइट्स को डैमेज करता है, ठीक है। अब जो भी है, एक बिजनेसमैन है, एक उसकी फैक्ट्री है, एक उसकी कंपनी, वहां पे लोग रह रहे हैं, उसके आसपास लोग रह रहे हैं, चलो मान लिया गरीब लोग रह रहे हैं, वहां से धुआं निकलता है, एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, उसके आसपास के लोग जो ब्रीथ कर रहे होंगे उनकी हेल्थ कंडीशंस खराब होंगी, वो जो वहां का पानी पी रहे होंगे उसकी हेल्थ कंडीशंस खराब होगी, सारी चीजें होती है ना। तो इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं लॉ जो बनाया जाए, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि फैक्ट्रीज जो हैं वो एयर पॉल्यूट ना करें, ना पानी पॉल्यूट करें। ये सारी चीजें हैं जहां पर हमको ऐसा लगता है कि इनके लिए कानून बनाने चाहिए, एनवायरमेंट के लिए कानून बनाने चाहिए, अगर कोई पुअर क्वालिटी देता है तो इसके लिए कानून बनाने चाहिए, और मिनिमम वेजेस वाला जो एक्ट आया था वो तो हमने देख लिया, वो कानून बन चुका है। तो किसी ना किसी की नीड की वजह से जब जरूरत होती है, उसकी जरूरत को फुलफिल करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेस, कानून बनाया गया। हमने ये देखा था 2011 में एक सेंसस हुआ था, 2011 में सेंसस हुआ था, हमने ये देखा था कि 4 मिलियन बच्चे जो हैं, 4 मिलियन यानी 40 लाख बच्चे जो हैं विद इन द एज ऑफ 6 to 14 एज हजार्डस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। मतलब भारत का यूथ जो है वो बचपन से ही उसकी हेल्थ कंडीशंस खराब करी जा रही हैं, उसका ब्रेन खराब किया जा रहा है, कोई ना कोई आई डिजीज से अफेक्ट हो रहा है, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उसके फंक्शन नहीं कर पा रहे। तब जब ये चीज देखी गई थी तो फिर उसके बाद ये जो है ना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो मैंने आपको बताया कि आप बच्चे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, उनका काम है पढ़ने का, तो उसको कृपया करके पढ़ने दीजिए। जहां पर आर्टिकल 24 में यह मेंशन करा गया है कि बच्चे जो हैं 14 साल से कम वाले जो बच्चे हैं, 14 साल से जो कम बच्चे हैं वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, चाहे वो हजार्डस हो, ठीक है ना, चाहे वो नॉन हजार्डस हो,
चाहे ऐसा हो कि चलो ठीक है यार, समोसे तलने के लिए तो रखा है, कोई भी नहीं काम करेंगे, क्योंकि उनके लिए लाया गया था राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, और राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल है ना फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 21A में स्पेशल मेंशन करा गया था राइट टू एजुकेशन। इट इज द ड्यूटी टू एजुकेट पर्सन बिटवीन एज 6 to 14। 6 से 14 साल वाला बच्चे अब काम नहीं करेंगे, अब पढ़ेंगे। जब भी ऐसा कुछ आता है ना, ए हो गया, 21A हो गया, या फिर आगे हम लोग और भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो कुछ कुछ आर्टिकल्स जो है ना वो संशोधन के थ्रू आते हैं, यानी उनमें अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है, उनमें अमेंडमेंट किया जाता है। तो जो ये राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 21A का सब क्लॉज ए बना है हमारा। ठीक है, आर्टिकल 21 का सब क्लॉज ए बना है, तो मतलब ये आर्टिकल 21 कुछ तो रहा होगा, और फिर उसमें ये ऐड करा गया है राइट टू एजुकेशन। तो आर्टिकल 21 जो है वो है राइट टू लाइफ। क्या है वो? है राइट टू लाइफ। और जो संशोधन किया गया था, ठीक है ना, और ये वाले संशोधन जो है ना, ये बहुत आएंगे, अमेंडमेंट बहुत आते रहेंगे, और आप और रिपीटेड मोड पे भी चलेंगे कुछ कुछ। ठीक है ना, तो मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं। राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू आया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86 कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में ये जोड़ा गया था हमारा। और आर्टिकल 21 क्या था? राइट टू लाइफ, यानी लोगों को जीने का अधिकार। और आपको पहले भी मैं बता दूं कि आर्टिकल 21 जो है वो धीरे 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 एक्सपेंड होते जा रहा था, यानी वाइड होता जा रहा था। बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ती जा रही थी, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ती जा रही थी, और एक और चीज जुड़ेगी आज, उस पर केस भी हुआ था, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो उसमें यह बोला गया था कि जो कोई भी बच्चा 14 साल से कम वाला जो भी बच्चा है वो किसी भी हजार्डस फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। जैसे कोयले की फैक्ट्री हो गई, ठीक है, जैसे कोयले की फैक्ट्री हो गई है, माचिस की फैक्ट्री हो गई है, कुबेर की फैक्ट्री हो गई है, सिगरेट की फैक्ट्री हो गई है, जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है उनके लिए, तो वहां पे वो लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है ना, काम नहीं करेंगे। तो लॉज टू फॉर्म द वर्कर्स यूनियन, और फिर उसके बाद एक कानून भी बनना चाहिए, एक कानून भी बनना चाहिए जहां पे लोगों को यह अधिकार हो कि वो अपनी यूनियन बना सकते हैं, अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, जिससे कि उनके पास भी कोई पावर हो कि वो बेटर जो वेजेस है वो डिमांड कर सके, बेटर वर्किंग कंडीशंस डिमांड कर सके। तो अब जब उनको यह जरूरत थी वर्कर्स यूनियन बनाने की और एसोसिएशन बनाने की, अनटिल एंड अनलेस अधिकार आपको दिया गया लेकिन आप अधिकार का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इस एसोसिएशन और यूनियन अगर आप बना लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देंगे, स्ट्राइक नहीं। तो जब यह जरूरत थी तो लोग, हमारे लीडर्स, विजनरीज ने देखा कि जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है हमारा, राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल 19 में सब क्लॉज सी जो है, सी जो है वो बात करता है कि जहां पर आप अपनी यूनियन बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप बना सकते हो, एनजीओज बना सकते हो। ठीक है ना, वो किस में था कि आपके पास पूरा अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज सी बोलता है यूनियन और एसोसिएशन बना सकते हैं, और इसके थ्रू आप डिमांड कर सकते हैं कि हमें अच्छी तनख्वाह दें और हमारी वर्किंग कंडीशंस अच्छी करें। इंप्लीमेंटिंग लॉस, अब ये कानून बना दिए गए, फंडामेंटल राइट्स में ये कानून डाल दिए गए, और फिर एक अधिकार भी लोगों को दे दिया गया। अब इंप्लीमेंट कैसे किए जाएंगे? उस इंप्लीमेंटेशन को प्रॉपरली पीरियोडिकली एग्जामाइन करना जरूरी है। ठीक है ना, एग्जामाइन करना जरूरी है। अगर किसी चीज का उल्लंघन होता है तो उसके ऊपर प्रॉपरली नेसेसरी एक्शंस लेना जरूरी है, जिससे कि लॉज वायलेट ना हो पाए। जो भी माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो भी माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अभी भी जो हो रहा है कि होता है ना करप्शन, कि ठीक है कितने में देना है इसको, 800 पे देना है, ठीक है 200 रुपए तू रख ले, इसको 600 रुपए में रख ले। होता है ना ये माल प्रैक्टिसेस जो रहती हैं, किसी का हक छीन लेना, किसी के रिसोर्सेज छीन लेना, किसी की अपॉर्चुनिटीज छीन लेना। तो जितने भी ये सारे माल प्रैक्टिसेस हैं, ये रीअश्योर करना कि ये ना हो, इनको प्रॉपरली कंट्रोल करना, जिसकी वजह से लोगों को सोशली जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। एक केस स्टडी और देखते हैं। ये नाम पढ़ के आपको बहुत सारी मूवीज का नाम याद आया होगा जहां पर इसका इंसिडेंट शोकेस किया गया था।
एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सा केमिकल रिलीज हुआ था वो। तो स्टोरी है 2 दिसंबर 1984 की, जहां पर जो अमेरिकन कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, ठीक है ना, उसने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी और वो पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करती थी। तो वहां पे जो जितने भी सारे वर्कर्स थे, जो भी अपर मैनेजमेंट पर थे, उन लोगों ने बोला था कि सर यहां की मशीनरी ना प्रॉपर काम नहीं कर रही है, यहां पे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ठीक तरीके से प्रोवाइड नहीं किए गए, यहां पे मशीन जो है बहुत पुरानी हो चुकी हैं, प्लीज थोड़ी सी उसको नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पर उसको, मतलब कि होता है ना कि उसको डेवलप किया जाए। फिर क्या हुआ था, ये रात आज तक नहीं भूले होंगे, और आसपास वाले जितने भी सब लोग रहे थे ना, एक तरीके से समझ लो कि काली रात, ठीक है ना। मिथाइल आइसोकेनाइट MIC एक हाईली पॉइजनस गैस लीक होना स्टार्ट कर गई, जिसकी वजह से 8000 लोग मारे गए और कितने तो अफेक्टेड ही हो गए थे। कितने अफेक्ट होते, कितने इंजर्ड हुए थे, उसका तो कोई गिनती नहीं है। और जो कुछ बच गए थे, ओहो बच गए, थैंक गॉड हम बच गए, लेकिन वो केमिकल है, कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करेगा। तो जो अफेक्ट आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर लीकेज जो बॉडी में फंक्शंस में जो चेंजेस दिखाई दे रहे थे, वो दिखाई दे रहे थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के, आई प्रॉब्लम के, यानी आंखों में दिक्कत, और कितने तो अलग अलग लंग्स, किडनी, आंखों में फेशियल एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, टांगों से चला नहीं जा रहा है, हैंडीकैप हो गए हैं, वो सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स देखे गए थे। इवन जो बच्चे अब पैदा हो रहे थे वो एबनॉर्मल पैदा हो रहे थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 दिसंबर 1984, कौन सा केमिकल रिलीज हुआ था? मिथाइल आइसोकेनाइट। अब व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ? क्या जो कर्मचारी है, क्या जो वर्कर है, क्या उसकी लाइफ वर्दी है? कि आपने सोचा कि ठीक है ये तो गरीब है, इसको मरने दो, क्या उसको सोशली जस्टिस प्रोवाइड हो रहा है? कहीं ना कहीं आप स्टेटस वाइज उसको डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे हो, उसको उसके अधिकार नहीं दे रहे हो, और मरने के लिए छोड़ दिया। कौन है जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है या वो कंपनी जिम्मेदार है? स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि उसको यहां पर कंपनी को स्टैब्लिश करने दिया, या फिर वो मैनेजमेंट यानी वो कंपनी जिम्मेदार है जिसने कंप्लेंट्स को अनसुना कर दिया? आओ देखते हैं। Why did यूनियन कार्बाइड स्टैब्लिश प्लांट इन इंडिया? ये जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, इसने इंडिया में क्यों स्टैब्लिश करा प्लांट? आंसर है कॉस्ट को कट डाउन कर दे, कम कॉस्ट, लो प्रॉफिट, चीप लेबर। क्या? चीप लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट, ज्यादा कोई डिमांड नहीं, चीप लेबर सस्ते में मिल जाएगी, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, उनसे ज्यादा काम कर पाएंगे। जहां पर उनको हाउस फैसिलिटीज की जरूरत है वो तो है ही नहीं, वो तो उतनी ज्यादा है ही नहीं हमारे लिए महंगी, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एक इंसान को अगर हमने भेज भी दिया तो 10 लोग बाहर लाइन में खड़े हैं नौकरी करने के लिए। चीप लेबर कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया में क्या मिलती है? चीप लेबर मिलती है। कंपनीज जो हैं ज्यादा काम करवा सकती हैं लोगों से और कम पे देकर, इसलिए यह कंपनी ने अपना प्लांट स्टैब्लिश करा था इंडिया में। सप्लीमेंट जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं वर्कर्स, मतलब कि होते हैं ना कि हाउस, ठीक है सर एक घर वर्ग दे दो, हाँ ठीक है छोटी सी झोपड़ी दे दो, कोई नहीं हो जाएगा। ज्यादा कोई फैसिलिटीज भी नहीं दी जा रही थी, ज्यादा पैसा भी वेस्ट नहीं किया जा रहा था इन सब चीजों पे। कटिंग कॉस्ट कैन ऑल्सो बी डन बाय लोअरिंग द क्वालिटी कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स। अरे यार क्यों अलार्म इक्विपमेंट्स हम लगाएं? क्यों प्रॉपर इतनी हाईटेक मशीनरीज हम लाएं? क्यों वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर रखें? क्यों वहां पर उनको एक अलग से ट्रेनिंग दे 6-6 महीने की? प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना, उसके बाद हम प्रॉफिट कैसे कमा पाएंगे? तो जो भी प्रॉफिट कम कर, मतलब कि जो उनकी कॉस्ट है उसको कम करने के लिए जो भी करना पड़े वो सब वो लोग कर रहे थे, उनकी हेल्थ सेफ्टी कुछ नहीं देखा जा रहा था उस दौरान में। और ये कैसे कि जो क्वालिटी कंडीशंस हैं, कहीं ना कहीं जो सेफ्टी मेजर्स जो लेने चाहिए थे, उनके ऊपर भी कॉस्ट कटिंग
की गई थी। 1980 से 1984 के बीच में, 1980 से 1984 के बीच में वर्कर्स इन द MIC प्लांट वाज हार्व्ड, रिस्किंग पीपल्स सेफ्टी। लोगों की जो स्ट्रेंथ थी वो कम कर दी गई थी। वर्कर्स को जो सेफ्टी ट्रेनिंग होती है वो 15 दिन की कर दी गई थी, पहले 6 महीने की दी जाती थी, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि अगर आप कोई भी वर्कर किसी भी हजार्डस फैक्ट्री में जा रहे हैं तो 6 महीने की सेफ्टी ट्रेनिंग उसको देनी पड़ती है। लेकिन वो 6 महीने की सेफ्टी ट्रेनिंग कितनी कर दी गई थी? 15 दिन की कर दी गई थी। और जो लेबर थे, जो वर्कर्स थे, उसको गिनतियों में आधा कर दिया गया था। भोपाल में क्यों लगाए? वर्जीनिया में क्यों नहीं लगाए? अगर वर्जीनिया में ऐसे लगा देते और ऐसी कंडीशंस पे रखते, ऐसी सेफ्टी मेजर्स अगर वो अप्लाई कर रहे होते, क्या वहां की यूएस गवर्नमेंट चुप होती? इंडिया की क्यों चुप रही? अगर वहां की कंपनी जो है, वहां की फैक्ट्री जो है, उनकी कंडीशंस कैसी है? चलो आप बताता हूं उनकी कंडीशंस कैसे। तो जहां पर हम लोग कंपेयर करेंगे वर्जीनिया यूएसए और भोपाल इंडिया की कंडीशंस। वर्जीनिया यूएसए में कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम है और मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, जो पहले ही गैस लीक, अगर कोई एक्सीडेंट होता तो पहले से ही उसको मॉनिटर कर लेती है, उसको रोक देती है या फिर लोगों को पहले ही बता देती है। इमरजेंसी इवैक्यूएशन है जो प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, पॉल्यूटेड रिसोर्सेज जो है उनका वो मैंडेटरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी जा रहा है समुद्र में, या फिर किसी नदी में पानी जा रहा है, या फिर आसमान में यानी हवा में पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि अगर लोग पानी पिएंगे और जैसे ये रिवर में फ्लो होगा और फिर लोग पानी पिएंगे तो फिर वहां से उनकी हेल्थ कंडीशंस कोई खराब ना हो जाए। ये कंडीशंस है वर्जीनिया यूएसए की फैक्ट्रीज की। वहीं पर ही भोपाल इंडिया में क्या देखा गया था कि कोई भी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, कोई भी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो कि गैस लीक को डिटेक्ट कर ले, कोई प्री एक्सीडेंट, मतलब कि कोई एक्सीडेंट होने वाला है उसको पहले ही बता दे, जिससे कि लोग प्री प्लान करने स्टार्ट कर जाएं। कोई प्री प्लान्ड इमरजेंसी एवैक्यूएशन सिस्टम नहीं था, लोग ऊपर ऊपर से कूद रहे थे। एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू द प्रोडक्शन वाज नॉट एन इशू, कोई इशू ही नहीं था। ये जो कंपनी थी कार्बाइड प्लांट, इसके लिए कोई इशू नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग इन पे एहसान कर रहे हैं, इनको नौकरियां दे रहे हैं, इनको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, लेकिन कंडीशंस कैसी जा रही थी? तो लोगों के अधिकार छीने जा रहे थे, राइट्स छीने जा रहे थे। Why is there a difference in the safety standards? क्यों? पहला, reduce safety standards अगर means less investment money in developed countries में, जैसे कि यूएसए हो गया है, कोई भी लेबर काम ही नहीं करेगी अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज किए गए तो। वहीं पर ही डेवलपिंग कंट्री जैसे कि भारत में देखा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है कि लोग कहीं ना कहीं सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट, की नौकरी चाहिए, हाँ ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे। देयर वॉज नॉट इवन प्रॉपर कंपनसेशन, कोई भी प्रॉपर कंपनसेशन नहीं होती। भाई लोग मर गए, $3 बिलियन का केस लगा था कंपनी के ऊपर, लेकिन $434 मिलियन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप लगा दी कि ठीक है इतना पैसा दे दो। प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं होता है जो विक्टिम्स थे हमारे भोपाल गैस ट्रेजेडी के। एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉस, what was the government doing when there have been the blatant violation of safety standards within the UG plant? वायलेशन हो रहे थे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो थे ही नहीं, कोई अलार्म नहीं था, कोई मशीन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही थी। मशीन जो फंक्शन कर रही थी वो तो बहुत पुरानी हो गई थी, तो उस दौरान में सरकार क्या कर रही थी? सरकार के जो संविधान में ऐसे लॉज यानी सेफ्टी वाले जो पर्टिकुलर लॉज थे वो उतने स्ट्रांग ही नहीं थे, और स्ट्रांग नहीं थे तो वीक होने की वजह से वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट ही नहीं किए गए। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो यूसी प्लांट जो इतना हजार्डस है, जो पेस्टिसाइड्स बनाती है, जहां से केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसको प्रॉपरली इग्नोर किया गया था ऑफिशियल्स द्वारा। रीजन क्या था? म्युनिसिपल ऑफिशियल्स ने इसका ऑब्जेक्शन भी उठाया था, सरकार से बोला भी था कि सर मान जाओ, ये एक दिन फटेगा
और आप देखते रह जाओगे, जो कि हुआ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने पहले ही आगाह कर दिया था और फिर काफी अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में यूसी कंपनी यानी कार्बाइड प्लांट जो है वो काम कर रहा था, उसको पॉइंट आउट कर रहा था म्युनिसिपल ऑफिशियल्स ने, लेकिन वो इग्नोर कर दिया गया जो हायर ऑफिशियल्स थे, ये बोलकर कि लार्ज इन्वेस्टमेंट है, हमारी सरकार को फायदा हो रहा है, दैट कुड गिव, और ये जो चीज है ये बहुत इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही है लोगों को। ये हुआ, 8,000 लोग मारे गए। इन द केस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कंटिन्यूड अप्रूवल ऑफ प्लांट थ्रू रिपीटेड गैस लीक्स वर एविडेंटली डेंजरस। जहां पर गैस कहीं ना कहीं छोटी छोटी लीक हो रही थी, सेफ्टी मेजर्स जब देखा जा रहे थे, अप्रूवल होता है, कंपनी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, कंपनी कितने साल के लिए, कंपनी 4 साल के लिए, तो 4 साल बाद ना फिर से जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है तो सारे के सारे मेजर्स वापस से देखे जाते हैं, तो उस दौरान भी वो मेजर्स इग्नोर किए गए थे। रीजन, it was illogical for the officials to ask the UC plant to switch to safer working environment। इलॉजिकल था ना उनके लिए, तो जहां पे ऑफिशियल्स बोल रहे थे कि यार पागल हो क्या, उनको ज्यादा पता है, हमें थोड़ी ज्यादा पता है, वो तो इलॉजिकल है कि जहां पर गवर्नमेंट ने, सरकार ने, प्राइवेट कंपनीज ने जो इंटरेस्ट है सिटीजन्स का, जो उनकी मांग थी, जो उनके स्टैंडर्ड्स थे, उसको इग्नोर कर दिया था। उसको क्या कर दिया था, उसको इग्नोर कर दिया गया। एनवायरमेंट जिस तरीके से अफेक्ट हुआ था उसको भी इग्नोर कर दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने देखा कि नहीं, ये कंडीशन सही नहीं है, ये कंडीशन सही नहीं है, तो उनकी कंडीशंस को अच्छा करने के लिए और वो प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन करने के लिए सरकार अलग लॉ लाई थी, जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में बहुत सारे लोकेलिटीज जो थे, जो आसपास रह रहे थे, वो अफेक्ट हो गए थे, ठीक है, वो अफेक्ट हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। हेल्थ हजार्ड्स टू एवरीवन हु इनहेल्ड, जिन्होंने सांस ली, जो केमिकल अंदर गया, उनकी हेल्थ कंडीशंस खराब हो गई थी। अदर देन प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स, जो कानून आया था वो, द लॉ हैज टू बी एनफोर्स्ड टू आल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फॉर विच नो प्रोसीडिंग्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब टिल 1980s, अब तब तक नहीं बनाया गया था कोई भी एनवायरमेंट का कोई कानून वगैरह नहीं आ पाया था। up till until 1980s, government was a free entitlement to be used by anyone without thinking about the consequences in India। एनवायरमेंट को देखा जाता है ना कि हमारा थोड़ी है, कुछ करो, जैसे कुछ चीज फ्री में नहीं मिल जाती, उसका फायदा उठाया जाता, मजा बहुत आता है फ्री की चीज लेने में। लेकिन सरकार को जब पता लगी थी कि एनवायरमेंट को लोग सीरियस ले ही नहीं रहे हैं, उसको अपने यूज के हिसाब से चला रहे हैं, अपने यूज के हिसाब से पॉल्यूशन फैला रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, करे कोई और भरे कोई। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट emphasized the points and demanded the government to take immediate action। जहां पर जो प्रोटेस्टर्स रहते हैं, जैसे विमेंस वाले केस में जब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, तो जो एनजीओस थे वो साथ मिलकर आ गए थे, तो सेम ऐसे ही एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो थे वो उन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी सरकार से कि सर तुरंत एक्शन लो एनवायरमेंट के लिए। हमको नहीं पता, लॉज बनाए गए, लॉज एनफोर्स किए गए सरकार द्वारा कि आप एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, और स्पेशली इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए। पॉल्यूटर जो रहेगा, जो पॉल्यूट करेगा, वो अकाउंटेबल होगा अगर वो कोई भी पॉल्यूशन फैलाता है अपनी इंडस्ट्री द्वारा, क्योंकि तब आ गया था राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ जो है राइट टू लाइफ में ऐड कर दिया गया था। अब जो भी कोई भी सब कैटेगरी का जो भी ऐड होता है ना, ये बात याद रखना, जो भी सब कैटेगरी का कोई भी ऐड होता है तो कोई ना कोई केस होता है, ठीक है ना, कोई ना कोई केस होता है। तो केस हुआ था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। ये केस हुआ था जहां पर राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ भी जोड़ा गया था। राइट टू हेल्थ कैसे कि अगर भाई मुझे प्रॉपरली एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड हुआ, मुझे प्रॉपर पानी प्रोवाइड नहीं हुआ है, राइट टू वाटर, मुझे प्रॉपर पानी प्रोवाइड नहीं हुआ है, मुझे एयर पॉल्यूशन से मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए तो सरकार ये लाती है ना, पॉल्यूशन कम करना है,
डीजल गाड़ियों को बंद करो, सीएनजी गाड़ी लाओ। पेट्रोल भी अब कहीं ना कहीं बंद कर दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाओ। जितने भी सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं वो किस पर चलेंगे? वो सीएनजी पे चलेंगे। एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, तो इसलिए एनवायरमेंट को अच्छा किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। ऑड इवन चला था ना, क्यों? क्योंकि सरकार को यह पता लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि राइट टू लाइफ जो है एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंडर। ठीक है, अंडर 21 के अंदर। और उसमें जो राइट ऐड करा गया था वो ये था कि राइट टू द इंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। कि लाइफ के मजे आप तभी ले पाओगे जब आपको प्रॉपरली पॉल्यूशन फ्री पानी दिया जाएगा और हवा मिलेगी आपको। और ये कंडीशन डाल दी गई थी आर्टिकल 21 में। और जो ये केस लड़ा था, ये लड़ा था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 में। अब ये समझ लो कि राइट टू हेल्थ जो है वो आर्टिकल 21 में ऐड कर दी गई थी। अब जब ये आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया, मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, यानी अब किसकी ड्यूटी बन गई है कानून बनाने की? सरकार की ड्यूटी बन गई है। इंप्लीमेंट करने की किसकी ड्यूटी बन गई है? सरकार की ड्यूटी बन गई है। अकाउंटेबल कौन होगा? तो वो सरकार अब अकाउंटेबल होगी। अगर आपको कोई भी पीड़ा होती है, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि इस लॉ का वायलेशन किया जा रहा है, ठीक है, या सरकार कोई स्टेप्स नहीं ले रही है, तो आप सीधा कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट का आपका क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है पॉल्यूशन चेक करने के लिए, उसका लेवल मेंटेन करने के लिए। किसका? क्लीन रिवर्स का। जब ये गंगा मिशन, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, यमुना रिवर के ये मिशन चलाए जाते हैं उनको साफ करने के लिए। इंट्रोड्यूसिंग हैवी फाइन्स, और हैवी फाइन्स लगाए जाएंगे जिन्होंने भी पॉल्यूट करा। जिन्होंने भी क्या करा? जिन्होंने भी पॉल्यूट करा। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी कोई ऐसी सोशल इनजस्टिस होती है तो उसको बचाने के लिए, उसको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। और वो जो सिचुएशन थी आपको समझ में आ गया कैसे केस स्टडी के थ्रू मैंने आपको समझाया और वो कानून को इंप्लीमेंट किया गया, और कैसे आर्टिकल 21 में राइट टू हेल्थ का स्टेब्लिशमेंट किया गया, यानी उसको डाला गया। और आपको पहले भी बताया था और फिर भी बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं, राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं होता बस जीना और मरना। बहुत सारी चीजें जो हैं राइट टू लाइफ में आती हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, ये जब सब चीजें जो ऐड करी जाती है ना, ये कोई ना कोई एक ऐसा केस होता है, हिस्टोरिक केस होता है, जिसके जरिए ये आर्टिकल्स में चीजें ऐड करी जाती हैं। जैसे सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या डाला गया था? हमारा क्या डाला गया था? राइट टू हेल्थ। राइट टू प्राइवेसी भी एक ऐसे था केस था, 2017 में हुआ था। चलो कोई नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे कानून बनता है और कैसे कानून के थ्रू लोगों को सोशली जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए ये टॉपिक जो है ना, इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर हो रहा है, इसमें सोसाइटी पार्ट भी कवर हो रहा है। इसलिए ये एनसीईआरटी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूपीएससी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम्स की भी तैयारी हो रही है और आपके मेंस का कंटेंट भी आपको मिल रहा है। और जो ये आपके पास, और जो आपके पास ये, ठीक है ना, पीडीएफ है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसका लिंक किस में मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टडी आईक्यू आरंभ, स्टडी आईक्यू आरंभ आप डालना, ठीक है ना, स्टडी आईक्यू आरंभ आप डालना, तो वहां पर भी आप, ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, जितनी भी सारी पीडीएफ्स हैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको सेशन कैसा लगा, और आपको एनसीईआरटी सीरीज कैसे लग रही है, कमेंट करके भाई जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, मैं जब भी ऐसे कमेंट पढ़ता हूं मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं ये दावा रखता हूं कि जितने भी आपके सारे कमेंट्स हैं मैं रिप्लाई कर पाऊं, या फिर हमारी जो टीम है वो रिप्लाई कर पाए। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, यूपीएससी क्रैक करेंगे, साथ क्रैक करेंगे। बेस स्टार्ट हो चुका है, एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इस लेक्चर से जुड़ रहे हो तो कृपया करके पिछले लेक्चर्स भी जरूर देखें, क्योंकि हर एक लेक्चर कनेक्टेड है। ठीक है, तो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल पे भी डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है मैं जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए, सब चीजें धीरे धीरे चलती रहेंगी, मजा आता रहेगा। और यूपीएससी जब क्रैक हो जाएगा तो भाई उस दौरान में जो पावर आएगी ना, मजेदार होगी। तो मिलेंगे सेम एनर्जी के साथ, सेम मुस्कुराहट के साथ अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय,
एंड सी यू सून।